Hello learners, welcome to IS Marathon. Here, back with the new lesson. Yes, last lesson मैंने freedom to right to freedom of religion देखा था. आर्टिकल 26, 7, आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28 कंप्लीट कर चुके थे इन डिटेल. ठीक है, छूटेगा कुछ नहीं. मैंने आपको पहले ही गारंटी दी है. लक्ष्मीकांत के अलावा भी काफ़ी सोच लिया, तो उनकी बातें मैं बीच बीच में डाल देता हूँ और यस उसका फ़ायदा आपको हो जाता है. तो आपको क्या करना है, बस शेयर एंड सब्सक्राइब करना है. ठीक है, और देखना है इनको ध्यान से वेट करके. नोट्स नहीं भी बनाओगे और लक्ष्मीकांत साथ में लेकर भी बैठोगे ना तो भी काफ़ी कुछ हो जाएगा. बट जो इंपॉर्टेंट बात अलग में बताता हूँ ना मैं, तो आप लक्ष्मीकांत में ही नोट बना करके वहाँ पर उस पॉइंट को लिख सकते हो. इंपॉर्टेंट चीज़ है तो ठीक है. अब ये जो फंडामेंटल राइट्स आ रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट करोगे आप इससे, बहुत क्वेश्चन आए इससे. ठीक है, तो ध्यान से सुनना इसको. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. ठीक है, तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में आपका आता है आर्टिकल 29 सबसे पहले. तो देखो इसके अंदर पहला आता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़. तो आर्टिकल 29 कहता क्या है वो देखो. ये कहता है कि इट प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शन, कोई भी सेक्शन हमारी कंट्री का जो सिटीज़न है इंडिया के अंदर रहता है, कोई भी पार्ट में का कुछ भी लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर हो उसका, उसको सबसे पहला राइट तो क्या होता है, राइट टू कंजर्व इट. ठीक है, सबसे पहले तो बचाएं तो सही उसको, अपने कल्चर को. ठीक. सेकंड, इसके अंदर बात आती है आपकी किसी भी कोई भी सिटीज़न को ना कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए मना नहीं किया जा सकता. लेकिन वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा ना वो स्टेट होगा, स्टेट से मेंटेन्ड होगा या फिर स्टेट फंड से उसमें वहाँ पर स्टेट फंड से उसको मेंटेन किया जाता है. ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज. ठीक है, तो ये ग्राउंड्स है बेसिकली. और ओनली वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको पहले भी इसका डिफरेंस बताया क्या मैटर है, यानी कि क्या सिर्फ इन्हीं बेसिस पर नहीं किया जा सकता. इसके अलावा भी बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मना कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं. अब ऐसे क्या है देखो. पहला आता है आपका जैसे कि क्वालिफिकेशन. अगर आप टेंथ आपने क्वालिफाई नहीं किया और 9th से आप डायरेक्ट चाहते हैं कि आपको 12th या 11th में एडमिशन मिल जाए, तो यू आर नॉट क्वालिफाइड ना, तो स्टेट आपसे मना कर देगा. दिस इज़ अ रीजनेबल ग्राउंड टू डिनाई यू द एडमिशन इन द एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, चाहे वो स्टेट मेंटेड हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो. अब इसको आगे याद रखना, इस वाले पॉइंट को आगे हम जो इसको डिस्कस करने वाले हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ क्या क्या मतलब क्या प्रोविज़न है, स्टेट ने क्या प्रोविज़न किया है इसके लिए, है ना. अब इसमें जो पहला प्रोविज़न हमने पढ़ा ना, राइट टू कंजर्व वाला, ये राइट टू कंजर्व वाला ये आपका कलेक्टिव राइट है. ठीक है, क्या है आपका कलेक्टिव राइट, राइट एज अ ग्रुप, ये ग्रुप का राइट. सेकंड, जो एज एन इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो ये वाला एडमिशन वाला, तो ये आपका हो गया इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव राइट, दोनों ही प्रोटेक्शन दिया जाएगा इसके अंदर आपको. आर्टिकल 29 की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुने. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर, वो है कि जो ये आर्टिकल 29 है वो सिर्फ एक रिलीजियस माइनॉरिटी को ही प्रोटेक्शन नहीं देता, बल्कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को भी देते हैं. लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वो माइनॉरिटीज़ होती हैं जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का यूज़ करती हैं, बट वो बहुत ही लिमिटेड नंबर और लिमिटेड सेक्शन ऑफ पीपल होते हैं. ठीक है, दीज आर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जस्ट लाइक आपका रिलीजियस माइनॉरिटीज, सिंपल है ना. तो यस, अब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो आर्टिकल 29 वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ तक ही रेस्ट्रिक्ट नहीं है. ठीक है, क्या माइनॉरिटीज़ तक ही रेस्ट्रिक्ट नहीं है, बल्कि ये इसके अंदर टर्म यूज़ किया गया था सेक्शन ऑफ सिटीजन, यानी कि इसके अंदर मेजोरिटी भी इंक्लूड है. अब ये क्या बात हुई भाई कि इसके अंदर एक सेक्शन ऑफ इंडिविजुअल वर्ड का इस्तेमाल किया गया जिसके अंदर मेजोरिटी भी इंक्लूड है. अब ये जब सेक्शन ऑफ सिटीजन वर्ड का इस्तेमाल किया और यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ किसमें, माइनॉरिटी और मेजोरिटी. देखो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी नहीं है, बहुत ही क्लियरली डिफाइंड किया गया है कि प्रोटेक्ट किसको करना है आपको, इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़, है ना, इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़, बट इट इज़ इन अ लार्जर डोमेन. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हर वो पर्सन अपनी राइट टू, मतलब जो उनकी लैंग्वेज है उसको कंजर्व करने का राइट है उसके पास. और इसके अंदर सिर्फ राइट टू कंजर्व करना ही नहीं बल्कि राइट टू एजुटेट भी करना है अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना. तभी अगर हम बात करें जो पॉलिटिकल स्पीचेस होती हैं, है ना, कि हम आपकी लैंग्वेजेस को बचाएंगे, हमें वोट दो आप, है ना, किसी पर्टिकुलर सेक्शन के यहाँ पे जाकर के नेता लोग बोलते हैं हम आपकी लैंग्वेज को बचाएंगे, तो ये करप्ट प्रैक्टिसेस में नहीं आएगा. ठीक है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को. ठीक है, तो और ये भी ड्यूटी एज अ सिविल सर्वेंट की ड्यूटी है कि इस बात को ध्यान रखें कि वो प्रोवोक नहीं करें. प्रोवोक करना इज अ क्रिमिनल ऑफेंस और लाइबल टू पनिश और रिजेक्शन ऑफ देयर कैंडिडेचर. ठीक है, इंपॉर्टेंट बात. तो यहाँ पर आती है
कि करप्ट प्रैक्टिस नहीं है बिल्कुल भी ये, अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसके अंदर रूल्स मेंशन किए गए हैं क्या बोलना है नेताओं को। हाँ, तो यस, तो ये करप्ट प्रैक्टिस नहीं है अगर आप राइट टू कंजर्व अगर आप बोलते हैं हम आपके रिलीजन को, रिलीजन नहीं, लैंग्वेज को बचाएंगे। और एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, रिलीजन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो ये लोग बोलते हैं ना कि हम रिलीजन को बचाएंगे, हम रिलीजन के मसीहा हैं या फिर कुछ भी ऐसी बात करते हैं, तो मैं उन लोगों को थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि रिलीजन को किसी भी ह्यूमन या फिर ह्यूमन लेड इनिशिएटिव की ज़रूरत नहीं है प्रोटेक्शन के लिए। रिलीजन तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी एक ऐसी चीज़ है जो कि ह्यूमन इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकता है, एक रिलीजन को ह्यूमन प्रोटेक्ट कैसे कर सकता है, मुझे तो आप ये बता दें, ठीक है, जो कि ह्यूमन के कैपेबिलिटी से ही परे है, ठीक है। सो जो लोग ये दावा करते हैं, स्पेशली जो टेररिस्ट इस टाइम पे अगर हम बात करें तो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को देख के जोड़ा जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही गलत बात है। अगर किसी टेररिस्ट को किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड, किसी रिलीजन से रिलेट करके देखा जाए, जो कि बहुत बार देखते भी हैं, तो एग्जैक्टली अगर हम बोलें तो ये जो टेररिस्ट है ना वो इन रिलीजन को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं और दावा करते हैं कि हम हमारा रिलीजन को बचा रहे हैं, या फिर दूसरे धर्म के लोग बोलते हैं कि ये वाला जो रिलीजन है वो हम पे डोमिनेट करके हमको दबाएगा आगे जाकर। बट ऐसा कैसे होता है? ये सिंपल बात कि ये जो जितने भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं क्रिमिनल हो रहे हैं ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, और ये जितनी भी वो सब पॉलिटिक्स है गाइस, इट्स जस्ट पॉलिटिक्स, और अपनी पॉलिटिकल राजनीतिक रोटियां सेकते हैं रिलीजन का नाम लेकर के, रिलीजन की आड़ में लेकर के। तो इफ़ वी अंडरस्टैंड द रियल एप्लीकेशन ऑफ द रिलीजन, तो आप इन सब पॉलिटिक्स जो रिलीजन का पॉलिटिसाइजेशन किया जाता है, आप उसके ट्रैप में ना पड़े। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, रिलीजन का अगर इस्तेमाल किसी भी पॉलिटिक्स, किसी भी सेल्फ मीनिंग या कल्चरल सिग्निफिकेंस को एक तरफ करके रखा जाता है, तो वो रिलीजन का मिसयूज, पॉलिटिसाइजेशन, टेरराइजेशन किया जा सकता है, ठीक है। और आप इसके ट्रैप में पड़े ना, बहुत से लोग पढ़ते हैं, वो अपने आप को एक्सट्रीमिस्ट कहने लग जाते हैं, वो अपने आप को ऑर्थोडॉक्स कहने लग जाते हैं, बट इन रियल मीनिंग रिलीजन डज नॉट नीड एनी ह्यूमन टू सर्वाइव, ठीक है। ह्यूमन अपने आप का सर्वाइवल देखे, इसलिए वो रिलीजन को और पावर कैप्चर करे, इसलिए वो रिलीजन का सहारा लेकर के उसको पॉलिटिसाइज करके अपनी रोटियां सेकते हैं ये लोग, ठीक है। तो रिलीजन को किसी भी ह्यूमन की नीड नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं चाहिए रिलीजन किसी चीज़ की, ये बात आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बीच बीच में बता देता हूँ इसी बात में। अब यहाँ पर बात आती है आपके आर्टिकल 30 की, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि आपका बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है। कैसे? राम मंदिर हो सकता है, या फिर बेसिकली इंक्लूड तो कहीं ना कहीं डिटेल ये आपके डिबेट में तो आ ही जाते हैं आर्टिकल 30, ठीक है। हालांकि हिंदू जो है इंडिया के अंदर माइनॉरिटी में नहीं आते हैं, ठीक है, अदर रिलीजन्स आते हैं। तो आप तो आर्टिकल 30 पे रहे, तो मैं समझा देता हूँ ये क्या है। तो आर्टिकल कहता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर इस्टेब्लिश करने का राइट है माइनॉरिटीज़ का। आर्टिकल 30 इसको गारंटी करता है, चाहे वो आपकी रिलीजियस माइनॉरिटी हो या फिर आपकी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हो। अब इसके अंदर क्या कहते हैं, इसके अंदर कुछ राइट्स दिए गए हैं इन माइनॉरिटीज़ को, वो बताता हूँ कि ऑल माइनॉरिटीज़ शैल हैव द राइट टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग, उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग, उनके बिलीफ फेथ के अकॉर्डिंग वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। सेकंड बात ये कहते हैं कि जो देखो, एक जो कंपनसेशन अमाउंट स्टेट फिक्स करता है फॉर कंपलसरी एक्वाजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी। देखो, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर इसकी ज़मीन, इसकी प्रॉपर्टी स्टेट अक्वायर करता है ना, स्टेट अक्वायर कर ले या फिर उसको ले लेता है बेसिकली, तो जो कंपनसेशन स्टेट देगा तो वो इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को लेना पड़ेगा, ठीक है। और वो भी लीगल भी है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है वो। इसका मतलब ये नहीं है अगर आपको राइट, अगर मान लीजिए इनकी प्रॉपर्टी ले ली, इनकी ज़मीन ले ली और इनको कंपनसेशन दे दिया, तो इसका मतलब किसी भी राइट का जो माइनॉरिटीज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड दिया गया है वो वायलेट नहीं होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये ऐड किया गया था 44th अमेंडमेंट के बाद, आर्टिकल जो 1978 में आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सो इस एक्ट ने बेसिकली डिलीट किया था राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 31 को हटा दिया था। मैंने कहा था ना आपसे, आर्टिकल जो राइट टू प्रॉपर्टी, अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, काफ़ी टाइम से नहीं पूछा, बता दो, आर्टिकल जो किस आर्टिकल के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी इस टाइम पे है, ठीक है, ये मुझे बताना, और कौन सा राइट है ये, फंडामेंटल राइट तो नहीं रहा है अब,
है ना। तो कौन सा राइट है मुझे बताओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, उसके आंसर कर दीजिए आप, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और हम लेवल ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज भी कर देंगे आगे जा करके, बहुत मज़ा आएगा, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे। सेकेंड आपका जो लास्ट इसके अंदर पॉइंट है वो है कि जब स्टेट एड देते हैं तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो कि एक माइनॉरिटी बेसिकली चलाता है। ठीक, यहाँ पर देखो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 अगर आप कंपेयर करके पढ़ते हैं ना तो इतना मज़ा आता है और इतना अच्छे से क्लियर होता है आपको, तो बहुत सही रहता है आपका पढ़ने का। ठीक है, तो ये तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन करके पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर कंपैरिजन करके बताया गया है। देखो आर्टिकल 30 के अंदर वर्ड इस्तेमाल किया गया माइनॉरिटी, आर्टिकल 29 के अंदर वर्ड इस्तेमाल किया था माइनॉरिटी प्लस एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, जिसके अंदर मेजोरिटी भी आ जाती थी। बट आर्टिकल 30 इज ओनली और कन्फाइंड टू द माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी जो वर्ड है इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि माइनॉरिटी टर्म का मतलब क्या है। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको जरूर 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 रेक्टिफाई करना चाहिए, है ना। सो ये वो माइनॉरिटीज़ है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, तो ये डिफरेंस है आर्टिकल 29 और 30 में। अब कौन कौन, हाँ लास्ट पॉइंट इसका ये भी था कि जो एजुकेशन देंगे माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो इनकी खुद की लैंग्वेज में भी दे सकते हैं, कोई भी डायलेक्ट हो या फिर इनका स्क्रिप्ट हो। ठीक, सेकेंड आता है क्या 3 तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है अंडर दिस आर्टिकल 30। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो स्टेट से एड रहते हैं और जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं स्टेट के द्वारा। सेकेंड, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो ओनली रिकॉग्निशन लेते हैं स्टेट से बट एड नहीं लेते हैं। थर्ड, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो ना तो रिकॉग्नाइज हैं स्टेट के द्वारा ना एड लेते हैं। तो अब इसके अंदर बेसिकली जो फर्स्ट एंड सेकंड टाइप ऑफ स्टेट जो आपके इंस्टीट्यूशन है जो कि सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी पावर ऑफ द स्टेट क्या करेगा, उनको रेगुलेट करेगा। कौन कौन को, या तो वो रजिस्टर्ड हो या फिर रजिस्टर्ड और एड बाय द स्टेट हो। ठीक है, याद रखना। ठीक, तो इसमें स्टेट क्या करेगा, सिलेबस प्रिस्क्राइब कर सकता है, एकेडमिक स्टैंडर्ड, डिसिप्लिन, सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ और सो, यानी कि इस तरीके से स्टेट का ही इंस्टीट्यूशन होगा ये, और स्टेट उसके लिए वेलफेयर काम करेगा। सो थर्ड टाइप ऑफ स्टेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि है ना एड लेते हैं ना रिकॉग्नाइज्ड है, ये एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने अफेयर्स बट सब्जेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ हुआ, है ना, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, टैक्स लॉ, इकोनॉमिक रेगुलेशन एंड सो ऑन, इनका फॉलो इनको करना ही पड़ता है। ठीक है, तो लॉ के पर्सपेक्टिव से देखें तो दे आर अंडर द लार्जर पर्सपेक्टिव ऑफ द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के ऊपर तो कुछ है ही नहीं गाइस, रूल ऑफ लॉ के अंदर तो करना ही पड़ेगा किसी को भी, है ना, तभी तो स्टेट पब्लिक ऑर्डर ये सब हारमनी ये सब मेंटेन रहेगी। अब एक केस हुआ था जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था इसके अंदर, किसके अंदर, सेक्रेटरी ऑफ द मलाकरा सीरियन कैथोलिक कॉलेज जो केस हुआ था, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स, जनरल प्रिंसिपल बताए हैं माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को लेकर के। पहला, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस कंप्राइजेस। अब देखना राइट्स क्या हैं, वो है यस। तो सबसे पहले आता है आपका कि जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी गवर्निंग बॉडी को चूज़ करने का उनको पूरा राइट है। अगर फाउंडर्स मानते हैं कि उनका फेथ है, उनका कॉन्फिडेंस है कि ये जो गवर्निंग बॉडी है ये पीपल जो है वो अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, कंडक्ट कर पाएंगे एक्टिविटीज़ और अफेयर ऑफ द इंस्टीट्यूशन अच्छे से मेंटेन कर लेंगे, तो इनका राइट है पूरा। सेकंड, जो टीचिंग स्टाफ है जैसे कि टीचर्स हुए, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, उसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे कि आपके स्कूल में काफ़ी सारे लोग होते हैं, पियून होते हैं, है ना, नर्स होती है, डॉक्टर मान लीजिए, उसके अलावा बहुत से स्टाफ हैं, ठीक है, जो सैनिटाइज करते हैं वहाँ पे। ठीक, तो अब ये तो एक ड्यूटी और बढ़ गई इनकी, सैनिटाइज करना काफ़ी ज़रूरी हो गया। तो नए बेसिकली नॉन टीचिंग स्टाफ के अंदर ही आते हैं वो। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जितने भी एक्शन है ये कौन लेगा, ये इंस्टीट्यूशन लेंगे, ये राइट अंडर द सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले एक वर्डिक्ट के अंदर ये जो कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए माइनॉरिटीज़ वाले, वो बता रहे हैं हम। एलिजिबल इंस्टीट्यूट जो स्टेट जो ये इंस्टीट्यूशन चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग टू द चॉइस वो इसके अंदर आएंगे, और एक रीजनेबल फी स्ट्रक्चर भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ एंड असेट्स जो हैं ताकि इंस्टीट्यूशन का बेनिफिट हो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इसका क्या आता है कि ये जो आर्टिकल 30 है ना, अगर आप सोच रहे हो डिस्क्रिमिनेशन है मेजोरिटी के साथ, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पर इनका ये सिर्फ इतना इंश्योर कर रहे हैं कि इक्वालिटी मेंटेन करी जा सके मेजोरिटी के साथ जो माइनॉरिटीज़ हैं। ठीक है, इनका कोई इंटेंशन नहीं कि माइनॉरिटीज़ को एडवांटेजेस पोजीशन पे लाएं या फिर मेजोरिटी को लाएं।
ठीक है। और वही क्योंकि देखो इन ये वाले इंस्टीट्यूशन को भी उन्हीं लोगों को फॉलो करना है, लॉ ऑफ द लैंड, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर, पब्लिक ऑर्डर। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन कहीं भी नहीं किया जा सकता, पर जो माइनॉरिटीज़ पुराने पिछड़े रह चुके हैं ड्यू टू अ लॉट ऑफ सोशल एविल्स और सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन द हिस्ट्री, सालों से दबे आ रहे हैं, बस उनको थोड़ा सा एक अपर फुट दे रहे हैं ताकि वो एटलीस्ट बराबर तो आए, हाँ, जो मेजोरिटी उनके। और अब तो काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए गए हैं, रिजर्वेशन इज़ वन ऑफ द पॉलिसी, और ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर था जो कि दिया गया इन लोगों को। नेक्स्ट बात आती है कि जो ये मान लीजिए एडमिनिस्टर करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, तो ये एब्सोल्यूट बिल्कुल भी नहीं है, और बल्कि ये तो ना ही इसके अंदर राइट टू मेल एडमिनिस्टर भी इंक्लूड है ना, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर स्टेट अगर चेक्स रखेगा इन पे, है ना, और ये नेसेसरी भी है बेसिकली ताकि एक एफिशिएंट और साउंड मैनेजमेंट किया जा सके। उसके अलावा एकेडमिक नीड और एम्प्लॉयमेंट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, कंडीशन ऑफ सर्विस, ये सब इसके अंदर देखा जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल सच रेगुलेशन डू नॉट in any manner interfere with the right under article 31, अंडर आर्टिकल 30 का सबसेक्शन 1 अगर हम देखें तो ये अगर एक्टिविटीज़ होती भी है, रेगुलेशन करते भी है स्टेट, तो ये राइट का वायलेशन नहीं है, इंटरफेयर भी नहीं है। अब नेक्स्ट आता है आपका, ऐसा भी नहीं है कि अगर इनको टीचर्स को अपॉइंट करना, प्रिंसिपल अपॉइंट करने की छूट दी है तो इसका मतलब ये नहीं किसी को भी कर लेंगे, नहीं। एक रेशनल प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन इनको भी फॉलो करना पड़ेगा, और जो स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट और स्टेट ने सेट किए हैं उनको भी इनको जो है मेट करना पड़ेगा। अनदर इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज कि जो एड एक्सटेंड करता है स्टेट, उससे किसी भी तरीके का चेंज नहीं आता है इनके नेचर और कैरेक्टर में इन इंस्टीट्यूशन के, बल्कि ये कंडीशन ज़रूर है स्टेट पे कि ये इंश्योर करे कि इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। अगर जिस चीज़ के लिए एड ली है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन तो हो, विदाउट हाउ एवर डाइल्यूटिंग और एब्रिजिंग द राइट अंडर आर्टिकल 30 और इसका सबसेक्शन 1, तो वायलेट नहीं कर रहा है किसी भी तरीके से। ये बहुत याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। और इसी के साथ आपका आर्टिकल 29 एंड 30 इज ऑल्सो कंप्लीट, ठीक। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे हम, ठीक है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 31 तो पहले ही हटा दिया गया, ठीक है, उसके बारे में मैं थोड़ी बहुत बातें बता दूंगा। मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है ना, राइट टू प्रॉपर्टी किसके अंदर आता है, कौन से आर्टिकल में आता है, मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में अभी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग आवर इनिशिएटिव। बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, ठीक है। तो शेयर करें इसको, जितना हो सके उतना फैलाएं अपने ग्रुप्स में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी, और फॉलो जरूर कर लें आपको इंस्टाग्राम वगैरह पे, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। जैसे लेक्चर अपलोड होता है वहाँ पर हम सबसे पहले नोटिफाई करते हैं गाइज। तो आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है इनको, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो फ्रीली जो है आप पूछ सकते हैं, कभी भी आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।